अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है ख्वाब बुनने से पहले। नावल की राइटर हैं समरा बुखारी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। घर में दाखिल होते ही यहाँ वहाँ फैले फलों के टोकरों और सब्जियों की ढेरियों से अंदाज़ा हो गया था कि गांव से पुप्पी रहमत आई हैं। साथ में यकीनन सफदर भी होगा। पता नहीं नज़ीरा ने कोई ढंग की डिश पकाई भी होगी या नहीं। अमूमन वो दाल चढ़ाकर जान छुड़ा लेती है। यही सब सोचती अनीला बरामदे की सीढ़ियों तक आ गई थी। यहाँ लगी कुर्सियों में से एक पर अपना ब्राउन शोल्डर बैग रखा और सर से काली चादर उतार कर तय करने लगी। आप आ गई हो अनीला बीबी। अभी अभी आपकी पुप्पी साहिबा अपने पिंड से आई हैं और ये ढेर सौगातें लाई हैं। इनकी आमद पर नज़ीरा हमेशा इसी तरह खुश हुआ करती थी कि इन अशिया में बहुत सा हिस्सा इसका हुआ करता था। दर्जनों तो देसी अंडे हैं, फिर घर का मक्खन और अचार, और ये फल सब्जियां तो आप देख ही रही हो। हद करती हैं पुप्पो भी। पता है यहाँ भला कौन है ये इतना कुछ खाने वाला, मगर जब भी आएंगी इसी तरह लदी फंदी आएंगी। इसे सचमुच कुछ उलझन सी हुई थी और इसी उलझन में घिरी वो अंदर हॉल कमरे में आई थी। वहाँ अबू जान के साथ पुप्पो रहमान और इनका खूबरू बाइखलाक बाएतमाद बेटा सफदर अब्बास भी मौजूद था। वो अनीला के वालिद की बात पूरी तवज्जो से सुन रहा था और इसे देखकर अनीला के लबों पर खुशगवार मुस्कुराहट दौड़ गई थी। सलाम पुप्पी, इसने ऊंची आवाज़ में कहा और वो अबू की बात सुनते हुए चौंक कर इससे देखने लगा। आ गई मेरी धी रानी, अल्लाह हयाती दे, बहुत खुशियाँ दिखाए, गर्म हवा से बचाए। पुप्पी दुआएं देते हुए उठकर इसे गले भी लगा चुकी थी। कमज़ोर हो रही है, मेहनत भी तो बहुत करती है। मैं देसी अंडे और घर का मक्खन लेकर आई हूँ, खा लेना। मुझे पता है खाने पीने के चोर हो, मगर पुत्र ये भी तो सोचो, ये पढ़ाइयाँ भी तभी हो सकती हैं जब सेहत अच्छी हो। जी पुप्पो, इसने सादतमंदी से सर हिला दिया। नासरा भी तुझे बड़ा याद कर रही थी और इसने कहला भेजा है कि अनीला से कहना शहर से अपनी पसंद के रंग की बहुत अच्छी वाली लॉन खरीद कर भेज दे। नासरा इस पर तुझे कढ़ाई करके देगी। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है पुप्पो, मगर सुई धागे का इतना मेहनत तलब काम नासरा कैसे करेगी। इसे घर के और थोड़े काम होते हैं। मैं क्या जानूँ, बस इसने कहा है और तू आज ही शाम को सफदर के साथ बाजार चली जाना। रंग ऐसा लेना जिस पर काम खूब उठे। अब के इसे इनकार मुनासिब नहीं लगा, कहने लगी आप खुद ही बता दे कौन सा रंग लूँ। लो भला बताओ, मैं पिंड की सीधी सादी चार कपड़ों में साल गुजार देने वाली औरत, भला मुझे ऐसी बातों का क्या पता। बस नाजरा ने जो कहा मैंने पैगाम दे दिया। कपड़ा तो नासरा खुद भी खरीद लेती, मगर वो भी गांव की पली बड़ी घर में रहने वाली लड़की, इसे भी रंगों का और फैशन का इतना नहीं पता। कहने लगी अनीला तो सब जानती है, खुद ही ले लेगी। काम तो यह अनीला के लिए भी इतना आसान नहीं था। वो कहाँ फैशन पर तवज्जो देती थी। इसका फैशन तो बस इतना ही होता था कि शलवार के पांचे तंग चल रही हैं तो इसने भी थोड़े तंग कर लिए। शर्ट शॉर्ट चल रही है तो बस ज़रा लंबाई कम करवा ली। बाकी रंग कौन सा इन है, कपड़ा कौन सा फैशन में है, इसने कभी गौर नहीं किया। मगर ये सब इसने पुप्पी रहमत से नहीं कहा। इस बार हमारे साथ गांव चलो। नासरा बड़ा याद कर रही थी। अबू की मौजूदगी में सफदर अब्बास को नासरा का हवाला बतौर ख़ास देना पड़ा। आहो पुत्र, तुम तैयारी कर लो, तुम्हारी छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। तुम्हारे आने से पहले भाई जी यही बात कर रहे थे। पुप्पी, मैं आप लोगों के साथ चली गई तो अब्बू अकेले हो जाएंगे। मेरी फ़िक्र मत करो बेटा, और मैं कौन सा घर बैठा रहता हूँ। सुबह को ऑफिस, शाम को किसी न किसी दोस्त की तरफ। तो मेरी जाने से बेफिक्र रहो और चली जाओ। आपा रहमत के साथ गांव की खुली और साफ़ आबो हवा सेहत पर अच्छा असर डालेगी और वहाँ के लोगों की सादगी और मोहब्बत तुम्हें अपना गर्विदा बना लेगी। ये इजाफा सफदर ने किया था और कहते हुए इसके लबों पर जो मायने खेज सी मुस्कुराहट थी, इसने अनीला को नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया। हम लोग अभी 2-3 दिन तक इधर ही हैं, तुम आराम से अपनी तैयारी कर लो। ये तो बहुत अच्छी बात है पुप्पी जी, इस मरतबा आप इधर कुछ दिन रह कर जाएंगी, वरना तो जब भी आई हैं यही हुआ कि सुबह आमद शाम को वापसी। क्या करूं धीरानी, 100 बखेड़े हैं तेरी इस पुप्पी की इकलौती जान के पास। घर बार भी देखना, आन जान भी बरतना, और फिर ज़मीनों के झगड़े, हिसाब किताब, सब मैं लड़कों के साथ साथ होती हूँ। दोनों छोटी उम्र के थे जब इनका बाप गुजर गया। बस फिर मैंने समझो इन्हें माँ और बाप दोनों ही बनकर पाला है। सफदर को पढ़ने लिखने का शौक़ था, मैं रुकावट नहीं बनी। पहले ये 10 जमात तक अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ा, फिर शहर जाने की ज़िद की। मैंने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिल करवा दिया और बड़े बेटे अकबर का साथ देने खुद उठ खड़ी हुई। यही वो ज़माना था जब इनका बहैसियती बाप दुनिया से रुखसत हुआ था। मैंने सोचा सफदर ये ना सोचे बाप नहीं रहा तो कोई इसकी मर्ज़ी की कदर करने वाला भी नहीं। बस क्या बताऊँ अनीला पुत्र, बड़ा सख्त वक्त था वो भी। अब तो खैर हालात फिर भी बेहतर हैं। सफदर की पढ़ाई पूरी हो गई है,
अब ये भी बड़े भाई का हाथ बटाने ज़मीनों पर होता है। मगर एक बात है, तालीम ने इसके तरीके बदल दिए हैं। दोनों भाइयों की सोच में बड़ा फ़र्क है, मगर अकबर इसकी अक्ल और पढ़ाई की कदर करता है, मान लेता है इसकी बात। बड़ा है मगर अकड़ नहीं है, इसकी बात को समझकर इसकी मान भी लेता है। शाम को खैरन के साथ वो खुद भी किचन में घुसी लबनानी कबाब और चिकन नगेट्स तैयार कर रही थी। वो किचन में कम ही जाती थी, मगर आज तो इसे पुप्पी और सफदर को मुतासिर करना था। पुप्पी दोपहर की नींद लेने के बाद नहा रही थी और सफदर फ्रेश होकर अब टीवी लगाए बैठा था। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? खुशबू ने गेट से दाखिल होते ही इस्तकबाल किया है। शैला किचन के दरवाजे से झांकते हुए कह रही थी, आ गई भी जमालो, हमेशा गलत टाइम पर ही एंट्री दिया करो। इसने मुस्कुराहट छुपाकर बुरा सा मुंह बनाया। लगता है तुम्हारे होते सोते आए हुए हैं, जब भी दोस्तों से बेजारी दिखाई जा रही है। लगता है क्या तुमने इतनी बड़ी गाड़ी नहीं देखी? इसने कुछ इतरा कर कहा था। हाँ जी जानती हूँ, गाड़ी वाले हैं, बंगले वाले हैं, कई गांव के मालिक हैं। वो तुम्हारे पेंडू मगरूर रिश्तेदार। मगरूर ख्वामखा तुम भी न एवें एतराज़ात शुरू कर दिया करो। एवें नहीं अनीला जान, मुझे वाकई तुम्हारे ये रिश्तेदार एक आंख नहीं भाते। और वजह अनीला बखूबी जानती थी। इसे इल्म था खाला और ये खालाजाद इसे अपने घर की बहार बनाना चाहते थे, मगर अनीला की सफदर में दिलचस्पी शैला से छुप न सकी थी। बस इसीलिए शैला को सफदर और पुप्पी अच्छे नहीं लगते थे। और अनीला शैला से बहुत दोस्ती होने के बावजूद, खाला की मोहब्बत की कदर करने के बावजूद इनके बेटे अरसलान को सफदर पर तरजीह नहीं दे सकती थी। खाला के घर में इसने हमेशा तंगदस्ती का राज देखा था। जब तक कमी हयात थी, हर तरह से खाला की मदद करती रहीं। अरसलान और शैला के तालीमी अखराजात भी बहुत हद तक अम्मी ही ने उठाए। वो तदरीस के शोबे से वाबस्ता थीं और इन्हें बहन की बेवकी और लाचारी का शदीद एहसास था। फिर अब्बा ने कभी इनसे पूछा भी नहीं कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, कहाँ खर्च होती है। तालीम मुकम्मल करके अरसलान ने अभी 1 साल पहले जॉब शुरू की थी, मगर वो इस जॉब से मुतमईन नहीं था। घर के हालात में बस इतनी तब्दीली आई थी कि सुबह के बाद शाम की फ़िक्र नहीं करना पड़ती थी, जबकि शैला इस वक्त की मुंतज़िर थी जब भाई घर की ज़ाहरी हालत भी बदल कर रख दे। अनीला खाला और शैला की ख्वाहिश को जानने के बावजूद नज़रअंदाज कर जाती थी। और फिर जब इसे सफदर अच्छा लगने लगा तब तो कोई सवाल बाकी ही ना रहा। मैं पुप्पी के साथ गाँव जा रही हूँ, इसने चाय और लवाज़मात तैयार करने के दौरान शहला को इत्तला देने वाले अंदाज में बताया। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुमने कभी गाँव नहीं देखा। शैला ने कुछ सोचते हुए कहा था। हाँ, मैं साफ़ सुथरी फ़िज़ा और सच्चे खरे लोगों के दरमियान रहकर ज़िंदगी का लुत्फ़ महसूस करना चाहती हूँ। ठीक है भाई, ये बताओ फिर दोगले लोगों में वापसी कब तक होगी? मेरा ये मतलब थोड़ी था। शैला की बात पर इसे जल्दी से कहना पड़ा। अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। शैला ने एक कबाब उठा लिया। पता है मुझे, मगर हम शहरी लोग मशीनों के दरमियान रहते रहते कुछ मशीनी और ज़िंदगी की आसाइशों को जमा करते नेचर से दूर हो गए हैं। जबकि देहात में ज़िंदगी बहुत सादा और खरी है। वो लोग एक दूसरे के बहुत करीब और दुख दर्द के साथी और हमदर्द हैं। अब यही देख लो, नासरा ने मुझे कहला भेजा है कि अपनी पसंद का कपड़ा लेकर भेज दूँ। वो मुझे अपने हाथ से काट कर देगी। हालांकि मैंने तो कभी इसके लिए बाजार से रेडीमेड भी कुछ लेकर नहीं भेजा। कबाब अच्छे बने हैं और आज दोपहर में मेरी नापसंदीदा दाल बनी थी, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। भूख की वजह से ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। दोपहर में हमारे यहाँ खासा एहतमाम था। अब भी बहुत कुछ फ्रिज में मौजूद है, तुम जो चाहो ले सकती हो। जुग जुग जियो, शैला फ्रिज की जानिब लपकी। कितनी देर है चाय में? तभी सफदर चला आया। इसकी आवाज़ पर फ्रिज का जायज़ा लेती शैला भी पलटी और हमेशा की तरह संजीदगी के साथ सलाम करके एक मरतबा फिर जायज़े में मशगूल हो गई। सफदर वहीं कुर्सी पर बैठ गया और बोला, क्या क्या बना रही हो? अभी दोपहर में भी इतना कुछ खिला दिया। भाई हम गांव वाले सादा ग़िज़ा खाने के आदी हैं और 3 टाइम के खाने के बाद कुछ और कम ही लेते हैं। आज तो बेचारी ने इतनी मेहनत की है, इसका दिल रखने के लिए ही ले लें। शैला यूं ही इसकी जानिब से पुश्त किए मशवरा दे रही थी। जी बिल्कुल, ज़रूर लूँगा। और आप सुनाएं, आप आजकल क्या कर रही हैं? भाई हम शहर के मशीनी अंदाज में जीने वाले लोग, बस क्या बताएं, हर दम कोई ना कोई मसरूफियत है। फारिग तो हम लोग भी नहीं रहते, बल्कि शहर वालों से ज़्यादा काम करते हैं। सुबह सवेरे जब आप लोगों की आधी रात होती है, हम खेतों में भी पहुंच चुके होते हैं। जी जी बिल्कुल। और मगरिब के वक्त जब हमारी दोपहर होती है, आप लोग रात के खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। शैला ने कुछ इतना अचानक कहा कि सफदर ठिठक सा गया और फिर हंस पड़ा। भाई बातों में आप लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे अनीला आपकी दोस्त और कज़न होने के बावजूद आपसे बहुत मुख्तलिफ है। चाय तैयार है, चलें लाउंज में चलते हैं। अनीला ये बहस ख़त्म करवाना चाहती थी। लॉन में लगाएं, खुली फ़िज़ा में बैठने का मज़ा ही और है। चलें ठीक है,
लॉन में लगा देती हूँ, आप ज़रा ज़हमत करें, फूफी जान और अब्बू को बुला लाएं। वो उठा तो शैला से बोली, तुम तो खाना खाने की तैयारी में हो, चाय नहीं पियोगी हमारे साथ? नहीं, मैं इधर किचन में ही बैठूंगी। इसके अंदाज में इतनी संजीदगी थी कि वो इसरार नहीं कर सकी। सुनो अनीला, वो तुम कह रही थी, नासरा ने कहा है कि अपनी पसंद का कपड़ा लेकर भेज दो, कमीज़ काट कर देगी। तो है तुम्हारे पास कोई ऐसा कपड़ा? नहीं, बाजार जाऊंगी, इतना इसरार किया है इसने, मुझे इनकार अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, इसके लिए भी कुछ अच्छा सा ले जाऊंगी। मसलन क्या लेकर जाओगी? यही समझ में नहीं आ रहा, सोच रही हूँ कोई नफीस सा सूट ले जाऊं। बाजार किसके साथ जाओगी? शैला ने इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं दिया और पूछने लगी, सफदर के साथ जाने को कह रही थी फूफी, और सफदर ने भी मुझसे कहा है। चाय पीकर तैयार हो जाओ, हम आज शाम को ही जाएंगे। रहना तो इन्होंने 2-3 रोज़ है, लेकिन सफदर शहर किसी काम से आए हैं, बस आज की शाम ही फारिग हैं। अच्छा, वो असल में बाजार तो मुझे भी जाना था, और तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही जाती हूँ, मगर अब तुम इन साहब के साथ जा रही हो, और पता नहीं वो मुझे लिफ्ट देना पसंद करेंगे या नहीं। ये क्या बात हुई भला शैला, तुम पता नहीं सफदर के बारे में इतनी गलत राय क्यों रखती हो? बस जल्दी से घर जाओ और तैयार होकर आ जाओ। तुम मेरे साथ ही जाओगी, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं भी शॉपिंग हमेशा तुम्हारे ही साथ करती रही हूँ। अकेले कुछ भी लेना मेरे लिए मुश्किल होगा। शैला ने खाना वहीं छोड़ा और तैयार होने अपने घर, जो करीबी दूसरी गली में था, चली गई। फिर इसने वापस आने में भी देर नहीं लगाई थी। वो लोग अभी चाय की मेज़ पर ही बैठे थे। बहुत जल्दी तैयार हो गईं, क्या तुम्हें डर था कि कहीं हम तुम्हें छोड़कर ही न चले जाएं? अनीला ने हंसकर कहा तो सफदर चौंका। इसने आपके गौर से शैला को देखा, लिबास तब्दील किए, सर पर चादर ओढ़े, छाने पर बैग लटकाए, वाकई वो कहीं जाने को तैयार थी। और सफदर को ये समझने में देर नहीं लगी कि वो उनके साथ ही जा रही थी। माथे पर नागवारी की वाजिया शिकन उभरी, जो वो शैला की तेज नज़र से छुपी भी न रह सकी थी। और 2 रोज़ के बाद जब अनीला अपना भारी बैग लिए साथ गांव जा रही थी, शैला इसे मुसलसल नसीहतें कर रही थी। ओहो, मैं कोई मैदान जंग में थोड़ी ही जा रही हूँ जो तुम यूं घबराई हुई हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो नीली, वो माहौल, वहाँ के लोग, इनका मिजाज, तुम्हारे लिए सब बिल्कुल अजनबी होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा होगा, मगर बिल्कुल जुदा तो होगा। तुम संभल कर रहना, हर किसी पर एतबार मत करना, दोस्तियाँ मत गांठती रहना। और हाँ सुनो, तुमने अपना शैम्पू, साबुन और हेयर ब्रश तो रखा है ना? हाँ बाबा, ये कोई भूलने वाली चीज़ें हैं। कुछ कॉर्नफ्लेक्स, कटलस और नूडल वगैरह के पैकेट्स भी रख लेने थे। अनीला ने घूर कर देखा, मगर शैला ने परवाह नहीं की, खुद ही किचन में गई और ये सब लाकर इसके बैग में डाल दिया। सफदर या भूभी को पता चल गया तो बहुत खफा होंगी। तुम्हें इनके सामने बैग उलटने की क्या ज़रूरत है? शैला ने डांटा, और इसके गुस्से को देखकर अनीला को चुपचाप ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। लिपस्टिक और नेल पॉलिश कौन से कलर के रखे हैं? मैं ये सब नहीं लेकर जा रही। पता है वहाँ सब लोग बहुत सादगी से रहते हैं, और मैं ये सब करके ओवर नहीं होना चाहती। नॉनसेंस। शहला को कुछ दिनों से गुस्सा बहुत आ रहा था। तुम वहाँ क्या इनके रंग में रंगने जा रही हो? वो कहावत तो सुनी है ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। अगर देहात वाले अपने देहाती होने पर फ़ख्र करते हैं, तो हमें भी अपने शहरी होने पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तुम ये लाइट पिंक नेल पॉलिश और ये लिपस्टिक लेकर जाओगी, और ये रहा तुम्हारा हैंड लोशन और ये फेस वॉश, और वहाँ गर्द बहुत होगी, तुम्हारी स्किन इसकी आदी नहीं है। क्लेंजिंग का पूरा सामान मैं रख रही हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी है बाबा, जो जी में आए करो, मगर मैं इतना जानती हूँ ये सब मेरे काम नहीं आएगा। शहला ने जैसे इसकी झुंझलाहट पर कान ही न धरे, और तेज़ी से सब चीज़ें रखने में मसरूफ़ रही। कुछ सॉस, जैम वगैरह भी रख लो। फॉर गॉड सेक शैला, मैं किसी जंगल में नहीं जा रही। ओके ओके, मैं तो भूल ही गई, तुम अपनी पुप्पी जान की हवेली जा रही हो। वो पुप्पी जान जो कई गांव के मालिक हैं, जिनके घर में अल्लाह की हर नेमत मौजूद है, तो इसमें शक क्या है? मैं तो कहती हूँ तुम मेरे साथ चलो, और इनकी शान शौकत अपनी आंखों से देखो। इससे क्या होगा? शैला ने अबरूज खाकर सवाल किया। हाँ भाई, मैं तो भूल ही गई, आप किसी से मुतासिर होने वालों में से नहीं हैं। तुम वापस कब तक आओगी नीली? शैला ने बात पलट दी। पता नहीं, सफदर कह रहे थे हमारे यहाँ मेहमान आता तो अपनी मर्ज़ी से है, मगर वापसी मेज़बान की मर्ज़ी से होती है। और ये भी कहा कि हम लोग मेहमान को सर आंखों पर बिठाते हैं, इतनी खातर मदारत और इतनी इज्जत देते हैं कि जल्द वापसी का तो ख्याल भी इसके दिल में नहीं आता। यानी तुम इन लोगों की खातिर नहीं करती, इसीलिए वो जल्द से जल्द वापसी करते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था शैला, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वह ऐसी बातें कभी नहीं करता। चलो ठीक है, बस इतना याद रखना, मैं, अम्मी और अरसलान भाई तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, हमें फ़ोन करती रहना। ओके, और तुम मेरे जाने के बाद अबू जी का ख्याल रखना, इसकी तो फ़िक्र ही ना करो। अनीला सुबह 9 बजे से पहले बेदार नहीं हुआ करती थी, मगर इन्हें सुबह के 4 बजे गांव के लिए रवाना होना था। वो अपने सेल फ़ोन पर अलार्म लगाकर लेटी,
मगर फिर भी इसे धड़का सा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आँख ना खुले और इसकी वजह से सब लेट हो जाएँ। रात को ठीक से सो भी नहीं सकी और 3 बजे ही बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई। कमरे से बाहर आई तो एहसास हुआ खासी गर्मी थी। रात के 3 बजे भी खुनकी का नामो-निशान नहीं था। लॉन के दरख्त और पौधे बेहिस्सो हरकत थे। वो फिर कमरे में आ गई और यूं ही सामान चेक करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता सब बेदार हुए और जाने के लिए सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। पानी की बोतल ज़रूर रख लेना बेटा, अबू ने ताकीद की। लो भाई जी, हमने कौन सा दूर जाना है, यही 2 ढाई घंटे का तो रास्ता है, आप यूं ही घबरा रहे हैं, पुप्पी रहमत कह रही थी। मगर इसने फिर भी अबू की हिदायत पर अमल करते पानी की बोतल साथ रख ली। गाड़ी में एसी नहीं था, इसलिए शीशे नहीं चढ़ाए गए। शहर की सड़कें इस वक्त मिट्टी से खाली और साफ थीं, मगर जो ही जीटी रोड शुरू हुआ, इसे गर्द से उलझन होने लगी। न सिर्फ गर्द बल्कि ट्रकों की लंबी कतारें और इनसे निकलता स्याह धुआं। इसके सर में दर्द होने लगा। इसने कितनी ही मर्तबा पानी निकालकर घूंट-घूंट पिया। कुछ ही देर में उजाला होने लगा, मगर इसे नींद भी आने लगी। पुप्पी सफदर के साथ आगे बैठी थी। वो दोनों मुसलसल बातें कर रहे थे, मगर नींद का गलबा इतना शदीद था कि इसके पल्ले एक लफ्ज़ नहीं पड़ रहा था। आँख तभी खुली जब कोई इसके शाने पर हाथ का दबाव डाले इसे आवाज़ें दे रहा था। झट आंखें खोल दी। सारा रास्ता सोकर गुजार दिया, इतना सोना सब्ज़ा नहीं देखा, अब उठ जाओ, अपना गाँव आ रहा है। पुप्पी इसे जगा रही थीं। वो कुछ शर्मिंदा सी सीधी हो बैठी। देर तक सोने के आदी होना, इसीलिए इस वक्त जाग नहीं खुल सकी। इधर पिंड में तो सभी अजानों के साथ उठ बैठते हैं, काम काज शुरू हो जाते हैं, मगर तुम तो मेहमान हो पुत्र, तुम पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी। अपनी नींद पूरी करके ही उठा करना। चलो ये नहीं कि इसे अच्छी आदत डालने की कोशिश करें, खुली छुट्टी दे रही हैं। मेरी धी बहुत अच्छी है, बड़ी बीबी, बड़ी ही भली मानस। आपको कैसे पता चला? चल अब बातें ना बना, अपना पिंड आने वाला है, जल्दी चलो। घर पहुँचे नाश्ता करें, बड़ी भूख सता रही है। हाँ अम्मा, चाटी की लस्सी, देसी अंडे जिन्हें नासरा अदरक डालकर बनाती है, और खालिस गंदम के पराठे। सच ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कभी सालों पहले खाया था। हाँ पुत्र, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। अनीला, तुम नाश्ते में ये सब लोगी तो अपने स्लाइस, जाम, मार्मलेड सब भूल जाओगी। अब वो इससे मुखातिब था। इसने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। असल में वो इस वक्त गोद में धरे अपने हाथों को देखकर परेशान हो रही थी। गाड़ी में बैठे बैठे ही कैसे घर से अट गए थे। यकीनन ऐसा ही हाल मेरे चेहरे का भी होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? घर जाने से पहले मैं कहीं रुक कर फ्रेश हो लूँ, इसने सोचा और कह भी दिया। सुनकर दोनों माँ बेटा हंसने लगे। हंसी थमी तो पुप्पी बोली, पुत्र हम लोग शक्लों से मोहब्बत थोड़ी करते हैं, तू जैसी भी लग रही होगी वहाँ सबको अच्छी लगेगी, सब तुझे सर आंखों पर बिठाएंगे। फिर इसने कुछ नहीं कहा। गांव की हदूद शुरू हुई तो गाड़ी कच्ची सड़क पर उछलने लगी। पतली सी ये कच्ची गर्द उड़ाती सड़क और इसके साथ साथ शायद बागीचों के सिलसिले थे या कोई जंगल, वो समझ नहीं सकी। फिर पुप्पी ने मुश्किल आसान कर दी। ये सब फलों के बाग हैं, तुम नासरा के साथ इधर जाना, ताज़ा फल अपने हाथ से तोड़ कर खाना, इस फल का स्वाद सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकोगी। क्या घर बहुत करीब आ गया है? वो सीधी होकर बैठते हुए पूछने लगी। तो और क्या, पिंड शहरों की तरह शैतान की आन तो होते नहीं, बस समझो हम पहुंच ही गए हैं। और फिर वाकई इन्हें घर के फाटक तक आते 10 मिनट ही लगे। लकड़ी का पुराना बदरंग फाटक और 4 दीवारी की कच्ची पक्की ईंटें, वो तो किसी शानदार सी हवेली के तस्वर के साथ यहाँ आई थी। पहले ही कदम पर धचका लगा। सफदर ने गाड़ी से उतरकर फाटक धकेला, वो खुलता चला गया। इधर गांव में चोरी चकारी का कोई खतरा नहीं होता, गरीब से गरीब भी ईमानदार है। रात को कुड़ियाँ चढ़ाने का तकल्लुफ़ कोई नहीं करता। सफदर दोबारा गाड़ी में बैठते हुए इसे बता रहा था। गाड़ी खुले फाटक से अंदर दाखिल हुई तो इसने देखा, ये खुला सा अहाता था जिसके एक जानिब जानवरों के लिए बनाए गए कमरे थे और इन कमरों के आगे 2 भैंसें, कुछ बकरियां बंधी थीं। एक बड़ा सा मुर्गियों का डरबा भी इधर ही था और आगे एक और लकड़ी का दरवाज़ा था, वो भी इस फाटक जैसा ही बदरंग था। आओ पुत्र, पुप्पी रहमत इसे वहीं खड़ा देखकर कह रही थी। सामान, इसने रुकने की वजह बताई। दोनों हंस पड़े। बहुत से मुलाजिम हैं यहाँ, अभी किसी से कहता हूँ निकाल लाएगा, फिक्र न करो, कुछ नहीं होता तुम्हारे सामान को। वो ख्वामख्वाह शर्मिंदा होती इनके पीछे होली। दरवाज़ा खुला और जैसे ज़िंदगी पूरी तरह सामने आ गई। ओ खुदा, सुबह के 6 बजे हैं और बच्चा बच्चा बेदार है। किचन आबाद हो चुका है। नाश्ते की खुशबू पूरे आंगन में फैली है। इन्हें देखकर नासरा, भाई अकबर, इसके बच्चे सभी इधर लपके। हाँ भाई, अकबर की बीवी शहनाज बेनियाजी से नाश्ता बनाती रही। बता कर तो आते, और गाड़ी की आवाज़ भी नहीं आई। हॉर्न नहीं दिया, फिर गेट किसने खोला? नासरा जल्दी जल्दी सारे सवाल कर रही थी। गेट खुद ही खोला, हॉर्न जान कर नहीं दिया। मैं अचानक आकर तुम सबको हैरान कर देना चाहता था।
हैरान तो हम अनिला को देखकर हुए हैं। सच्ची में सोच भी नहीं सकती थी इस बार अनिला भी साथ आ जाएगी। वो इससे साथ लगाए बड़ी मोहब्बत से कह रही थी, सलाम चाची। आपके भाभी शहनाज नाश्ता बनाना छोड़कर इधर चली आई थी। वालेकुम। पुप्पी को यकीनन इसके देर से आने पर गुस्सा था। वैसे वहीं सहन में बने थड़े पर तो वो मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी सुलगाए तवा रखे पराठा बनाने में लगी हुई थी। और अनिला ने देखा जब वो लोग आए थे, रोटी तवे पर थी। शायद इसीलिए इसे आने में और सलाम करने में कुछ देर लगी थी। ये तुम्हारे शहर वाले मामू की धी है। वो अब सफदर से इसके बारे में पूछ रही थी और सफदर जो माँ की सूरत देख रहा था इसी तरह सर हिला दिया। अनिला नाम है इसका, नासरा ने बताया। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। शहनाज दोबारा चूल्हे के पास चली गई। आओ तुम्हें नलके के पास ले चलूँ। नासरा ने इसे अपने साथ आने को कहा। वो खामोशी से इसके पीछे हो ली और वॉशरूम देखकर इसे झटका लगा। चार दीवारी और सीमेंट का फर्श, हाथ का नलका और एक अदद बाल्टी। मैं नलका चलाती हूँ, तुम मुंह धो लो। वैसे हमने मोटर भी लगा रखी है, जब बिजली होती है फिर मोटर ही पानी खींचती है। इस वक्त बिजली बंद है। उफ, इतनी गर्मी और बिजली भी नहीं है। इसका जी बेहद ख़राब हुआ। साबुन, आखिर सब कुछ झटक कर नासरा से पूछा। हाँ हाँ, ये इधर रखा है। इसने दीवार में बनी छोटी सी ताक की जानिब इशारा किया। ये साबुन तो वो नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते थे। मेरा सामान भी गाड़ी में है। शैला ने कितना अच्छा किया जो मेरा फेस वॉश रख दिया। और यहाँ वॉश बेसिन भी तो नहीं है। क्या सोच रही हो, धो लो ना मुंह हाथ। इस तरह तो मेरे शूज़ ख़राब हो जाएंगे। ओह अच्छा, तो तुम इधर चौकी पर बैठ जाओ, मैं बाल्टी में पानी निकाल देती हूँ, फिर मुंह हाथ धो लेना। ये तरीका इससे ज़्यादा मुनासिब लगा, लिहाजा इस बात में सर हिला दिया। क्या हो रहा है? सफदर इधर ही चला आया था। भाई मुंह हाथ धोना है अनिला ने। तो ये कौन सी नई बात है, रोज़ ही धोती है। ओहो, वो इधर तो नहीं धोती। मुश्किल हो रही है इसे। इसके घर तो मैंने देखा है, वो है बेसन। अब इस तरह धोने में ये कहती है मेरे जूते ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, तो अब वॉश बेसन भी लगवाना पड़ेगा, फिर नहाने के लिए शॉवर। मुझे ऐसे बहुत फ़िक्रमंद हो रहा था। इतने बड़े ज़िम्मेदार हो और वॉशरूम तक ढंग का नहीं बना सके। वो इतनी झुंझलाई हुई थी कि खुद को कहने से बाज नहीं रख सकी। वॉशरूम क्या, घर तक जदीद स्टाइल से बनवा सकता हूँ। ऐसा कि तुम छोटे से शहरी घर में रहने वाली यहाँ आओ तो एक एक चीज़ को हैरत से देखो और इस्तेमाल का तरीका पूछो। मगर बात यह है अनिला बीबी कि हम अपनी रिवायात, अपनी मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं और आराम तलबी का लफ्ज़ तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये सब जो तुम लोगों के लिए ज़िंदगी में लाजिम है, हमारे लिए फ़जूल के चौंचले हैं। अच्छा, बुरी बुरी शक्लें बनाकर मुझे डराओ नहीं। पहले ही रास्ते की गर्द ने तुम्हारा हशर कर रखा है। हाय सच, इसने घबराकर मुंह पर हाथ रख लिए। एक तो यहाँ आईना भी नहीं है। आओ मेरे साथ, वो कह रहा था। कहाँ, पहले फ्रेश तो हो लूँ। यहाँ फ्रेश होना तुम्हारे बस की बात नहीं। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे मतलब की जगह पर ले जाता हूँ। आओ भाई, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, इसे इधर ही ले जाओ। पता नहीं नासा किधर ले जाने का कह रही थी। वो चुपचाप सफदर के पीछे हो ली। अब एक बार फिर वो घर की चारदीवारी पार करके खुले अहाते में थे। मेरा बैग तो निकाल दो। सबर, अभी निकाल देता हूँ। वो ऊंचा लंबा खड़े नकूश वाला जवान तेज कदमों से चल रहा था और इसे भी इसका साथ देना पड़ रहा था। अहाते में बाईं जानिब जहाँ 3-4 दरख्त थे और एक बागीचा भी बना था, वहीं से एक रास्ता गुजरता था जो एक सब्ज दरवाजे पर जाकर ख़त्म होता था। इसने दरवाजे पर हाथ रखा, वो खुलता चला गया। इसे अपने साथ आने का इशारा करके वो अंदर दाखिल हो गया। अब इधर क्या है, इतना झुला क्यों रही हो? माना कि तुम्हारे लिए ये सब नया है, मगर नई जगह पर घबरा थोड़ा ही जाते हैं। जल्द अज जल्द इससे मानूस होने की कोशिश करते हैं। अभी भला मुझे यहाँ आए टाइम ही कितना हुआ है। अगर यूं ही बुरे बुरे मुंह बनाकर हर चीज़ को देखोगी तो कभी अपना नहीं सकोगी और तुम्हारा यहाँ दिल लगाना तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। आपके अंदाज कुछ ऐसा था कि वो सिमट सी गई। अरे ये तो अच्छा खासा कमरा है। इसने चाइनीज़ सोफ़ा सेट से सजे कमरे को देखकर हैरत और खुशी का इजहार किया। तुम क्या समझती हो, हम पेंडुओं को इन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं आता? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और ये हमारा गेस्ट रूम है। जो भी सरकारी अफसर या दोस्त इधर हमारे पास आता है, यहीं ठहराया जाता है। ये बेडरूम है, वो दरवाज़ा वॉशरूम का है। तुम्हारे घर से भी अच्छा वॉशरूम है, मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। वो चला गया। इसने दरवाज़ा खोलकर जायज़ा लिया और तसल्ली हुई। मैं तो ख्वामखा ही घबरा गई थी। सर झटका और आगे बढ़कर आईने में अपना जायज़ा लेने लगी। सफदर बैग लेकर आया और बोला, तुम नहा लो फिर इधर आ जाना, नाश्ता तैयार मिलेगा। तजवीज़ मुनासिब लगी। असबात में सर हिलाकर बैग की जिप खोलने लगी। जब 20 मिनट के बाद वो नहाकर अपना बैग उठाए वापस इधर आई तो ज़ोरों शोर से कोई बहस जारी थी। या अल्लाह खैर, कोई झगड़ा हो गया है इनमें। वो आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगाती तेज़ी से इधर आई। यहाँ दोनों भाई नासरा और पुप्पी के अलावा 2-3 अजनबी चेहरे भी मौजूद थे
और पता नहीं किस मौजू पर बड़े खुशगवार अंदाज में बातें हो रही थीं। किस कदर ऊंचा बोलते हैं ये लोग। इसे हैरत हुई, और ख़ास कर सफदर पर, कि वो तो शहर का पढ़ा लिखा था। आओ ना बैठो। नासरा ने इसे देखकर अपने करीब जगह बनाई। ये भतीजी है मेरी। पुप्पी ने मेहमानों से तारुफ करवाया। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारी मासी का जो पुत्र शहर में रहता है, इसकी धी। कब आई हो इधर? अब औरत बराह रास्त इससे मुखातिब थी। जी अभी तकरीबन घंटा पहले। हाय रबानी आपा रहमान, ये क्या कुछ खाती पीती नहीं है? सेहत देखने में ही कुछ नहीं लग रही, और आवाज़ तक नहीं निकल रही। इससे ऊंची आवाज़ में तो अपनी नग्गों का 4 महीने का काका उवा उवा कर लेता है। इस बात पर इसके अलावा सब हंस पड़े थे। दूसरी जो इसके करीब बैठी थी, बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया और रास्तीन कलाई से पलट कर इसका हाथ ऊंचा करके सबको दिखाते हुए बोली, ये देखो ये बाँ है इसकी। इससे मोटी तो मेरी 4 साला बहन की बाँ है। चाची अब इधर लेकर आई हो तो इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, जान शान बने इसकी। वो तकरीबन इसी की हम उम्र मजबूत कद काठ वाली लड़की थी, और इसका ऐसा करना और सबका हंसना अनीला को बेहद बुरा लगा। शहर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, मिलावट वाली। खुराक खा खा कर जिस्म तीला हो गए हैं, तो अब इन्होंने इसे फैशन का नाम दे दिया है। मोटी लड़की को पसंद नहीं किया जाता, ना वे भरा भाई। सफदर आग लगे ऐसे फैशन को। भला सेहत के बगैर भी कोई अच्छा लगा है? गोरा रंग, खड़े नकूश, कीमती फैशनेबल लिबास एक तरफ, सेहतमंद जिस्म और चमकता हुआ रंग एक तरफ। अनीला ने महसूस किया वो इसी पर नज़र रखे ये सब कह रही है, मगर ख़ुद को जवाब देने में बेबस पाया कि वाकई इस ऊंची लंबी मोटी आंखों वाली मुटियार के सामने वो ख़ुद को बड़ा ही कमज़ोर और दबा हुआ महसूस कर रही थी। हमारी अनीला तो इतनी प्यारी है। नासरा ने बर वक्त मदद की। इसने जैसे सुना ही नहीं, अपने दुपट्टे पर कढ़ाई शुरू कर रखी थी। इसकी तफसील बताने लगी। फिर बात करते करते इसकी जानिब पलट कर बोली, तुम्हें आती है कढ़ाई करना? इससे नफ़ी में सर हिला दिया। मैं सिखा दूंगी, खुली ऑफ़र थी। नहीं शुक्रिया, मुझे कोई शौक़ नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना वक्त होता है। इसने रुखाई से साफ जवाब दे दिया। हाँ तो तुम लोग तो हर चीज़ बाज़ार से ख़रीद लेते हो। जो चीज़ घर में 100 रुपए की तैयार हो जाती है, बाज़ार से 1000 की लेते हो। हम तो भाई अपने बाप भाइयों का पैसा किसी अमानत की तरह सांप सांप कर खर्च करते हैं। लुटाते हुए बड़ा जी दुखता है। अनीला को हैरत हुई। पहली ही मुलाकात में आखिर वो इसके साथ किस किस्म का बैर बांध कर बैठ गई है। ये नाहीद है। इधर हमारे सहन की जो लंबी वाली दीवार है, वो इसी के सहन के साथ लगती है। यूं समझो नाहिद और नासरा इकट्ठे खेलते हुए जवान हुई हैं। पुप्पी इससे बताने लगी। सिर्फ मैं और नासरा ही नहीं, भिरा, अकबर, सफदर और मेरा वी अकमल, हम सब इन्हीं 2 बेड़ों में तो खेला करते थे। कभी हम इन लोगों के घर, कभी ये हमारे घर। हाय क्या अच्छे ज़माने थे वो भी। ना अब तेरे सर पर कौन सा पहाड़ धरा है जो यूं आहें भरकर पुराने वक्तों को याद कर रही है। सफदर ने मजाक उड़ाया था। बस ऐसा था ना कुछ जो अब नहीं है। मगर तुम मर्द ऐसी बातों को क्या समझोगे। ये तो हम औरतें ही होती हैं जो हर छोटी बड़ी याद को दिल से लगा कर रखती हैं। बड़ी अजीम हो तुम औरतें। इसका अंदाज अब भी वही था। अनीला को बेजारी हो रही थी। नाहिद नहीं गई तो वो खुद उठ खड़ी हुई। भाभी शहनाज चूल्हे के पास बैठी रोटी खा रही थी। साथ में 1.5 साल का सबसे छोटा लड़का था। इसके मुंह में भी निवाले डालती जा रही थी। ये खा लेता है रोटी? इसने इसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। आहो सब खा लेता है। कितने बच्चे हैं आपके भाभी? शहनाज का अंदाज भी कुछ ऐसा दोस्ताना तो नहीं था, मगर अंदर जाकर नाहिद के तबसरे सुनने से बेहतर था कि वो यहीं इसके पास बैठी रहती। 3 बेटे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने बेटे ही दिए हैं। अनीला ने वजाहत नहीं चाही कि ऐसा तो शहर के पढ़े लिखे लोगों में भी होता था। सिर्फ लड़के की दुआएं मांगी जाती थीं। तुम पहले कभी गाँव नहीं आई, अब कैसे दिल कर आया? पुप्पी ने बहुत इसरार किया इसलिए चली आई। हाँ इस औरत को अपनी मनवाने की आदत है। दूसरे की सोच क्या है इससे परवाह नहीं। यकीनन ये सास बहू का रिवायती बैर बोल रहा था, इसलिए अनीला ने कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की। इधर गर्मी है तुम अंदर जाकर बैठ जाती। अब तो बिजली भी आ गई है, पंखा चल रहा होगा। अंदर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो पड़ोसन आई हुई है, अपनी बातों में लगी है। कौन वो डाइन नाहिद? इसका बस चले तो आकर इसी सहन में बैठ जाए और बन जाए गले का हार। जान का अजाब है ये फुफे कुटनी। नासरा से बड़ी दोस्ती है इसकी, पर मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी, बच के रहना इससे। अनीला ने ज़ोर शोर से इस बात में सर हिलाया कि नाहिद इसे खुद भी कहाँ अच्छी लगी थी। ये ले, आज पालक पका लेना, और सुन सूजी का हलवा भी ज़रूर बना लेना। मेहमान आए हैं हमारे घर में। सफदर का बड़ा भाई अकबर पालक के साग का गट्ठा उठाए चूल्हे वाले चबूतरे के करीब आकर बीवी से बोला था, ना एक बात तो बताओ मुझे, मैं क्या नौकर हूँ? सुबह सुबह उठकर लस्सी बनाई, जानवरों को चारा डाला, सबके लिए रोटी बनाई। अब आके अपने और काके के मुंह में कुछ डालने का वक्त मिला है और तू सुना रहा है दोपहर की हांडी रोटी भी कर ले।
वो तेरी हटी कटी बहन के मंजी तोड़ने के लिए ही है। अच्छा अच्छा पका लेगी नासरा, किसी आए गए का ख्याल तो कर लिया कर, अकबर ने डपटा था। आहो सारे ख्याल मुझी से करवाना, वो बैठ गई है इस स्यापे से बातें मिठाने। एवं बातें ना बनाया कर, मेरा भी दिमाग ख़राब करती है। दोनों लड़कों को स्कूल भेजा है या बाहर गली में ही फिर रहे हैं? भेज दिया है स्कूल। कितनी बार कहा है इनके मास्टर से मिलकर इनके बारे में पूछो, पढ़ाई में कैसे जा रहे हैं, मगर यहाँ फुर्सत ही किसे है। भिरा ने पढ़ लिया बस यही काफ़ी है। अब के अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया, सर झटक कर फिर बाहर गिरा ली। अनीला को यहाँ आकर बैठना भी बेकार लग रहा था, मगर अब जाए तो कहाँ जाए। सामने शहर में मई की तेज़ गर्म आंखों को चुभने वाली धूप फैल रही थी। कतार में बने कमरे जिनके आगे बरामदा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो भी अब धूप से गर्म होने को थे। इतने सारे कमरे बना लिए हैं, अगर नक्शा भी अच्छा सा बनवा लेते तो यही घर कितना अच्छा लगता। चलोगी हमारे साथ? अभी वो यही सोच रही थी कि सफदर चला आया। कहाँ जाना है, इसने बेजारी से पूछा, जो इस वक्त इस पर पूरी तरह हावी थी। नहर पर जा रहे हैं। अच्छा, वो झट उठ खड़ी हुई। इतने में नासरा और नाहिर भी अंदर से निकल आईं। दोपहर को हांडी मैंने नहीं चढ़ानी। शहनाज ने नासरा को जाने के लिए तैयार देखकर जल भुन कर कहा, ना पकाना ना एहसान चढ़ाना मरन जोगिए मेरे अगले पिछलों पर। चल यहाँ से परे दफ़ा हो, मैं खुद हांडी चाड़ लूँगी और तुझसे कहीं अच्छा पका लूँगी। पुप्पी ने शहनाज की बात सुन ली थी और नासरा के बजाय खुद जवाब दिया था, जिसका इसने कोई असर नहीं लिया। काके को उठाकर अपने कमरे में घुस गई। भाभी को भी साथ ले लेते, इसने करीब खड़े सफदर से आहिस्ता से कहा। आते ही जिसने दिल जीता वो है भाभी शहनाज। वाह भाई वाह, बड़ी पहचान है बंदों की। सफदर हंसने लगा। क्या हुआ, इसे हंसता देकर नासरा पूछने लगी। और सफदर ने अनीला का कहा इसे बता दिया। तुम नहीं आई हो तो तुम्हें नहीं पता, वैसे भी हमारे यहाँ बहू भाभी इज्जत होती है खानदान की, वो बस किसी ज़रूरत के वक्त ही बाहर निकलती है। सॉरी, मुझे इल्म नहीं था, इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम मशवरे कम दो और खुली आंखों से ये सब देखो और याद रखो, कल को काम आएगा। वो धीरे से कह रहा था। अनीला नाहिद की जानिब देखने लगी, कहीं इसने ये सब सुन तो नहीं लिया। फिर इसी तरह सरगोशी में बोली, क्या ये भी साथ जाएगी? अरे इसमें तो नासरा की जान है, जहाँ नासरा वहाँ नाहिद, और जहाँ मैं वहाँ तो लाजमी नाहिद। वो हंसा था। अच्छा, इसने मुंह बनाकर कहा और कुछ जल कर नाहिद की तरफ देखा। स्याह व सुर्ख लॉन के प्रिंट में अपनी क़यामत ख़ेज़ सरापे और खड़े नकूश के साथ यकीनन वो इसे बहुत बुरी और ख़तरनाक ही लगनी थी। फिक्र न करो, मैं तो उसके साय से भी बचने की कोशिश करता हूँ। ऐसी अड़ियल घोड़ी को लगाम डालना बस में तो है, मगर क्या फ़ायदा टाइम ख़राब करने का। घोड़ी, इसे हंसी आ गई। तो और क्या, बड़ी अतरी है, 5 भाइयों की इकलौती बहन है और लाडो सर चढ़ी, जिस बात पर अड़ जाती है पूरी करवा के ही दम लेती है। चलो वी, तुम दोनों ने यहाँ खड़े होकर कौन से गुंजल खोलने शुरू कर दिए हैं? नाहिद को इनकी खुसर पुसर नागवार गुजरी थी। हाँ चलो, वो आगे चल पड़ा। पीछे ये तीनों थीं। इसका ख्याल था नहर तक गाड़ी में जाएंगे, मगर जब पैदल ही सफ़र शुरू हुआ तो उसको चक्कर ही आ गया। इतनी गर्मी, हवा बंद, आग बरसता सूरज, गो कि अभी सुबह तुलू ही हुई थी, मगर यूं लग रहा था कि सूरज कहर में डूबा तुलू हुआ है। मेरा दिमाग ख़राब जो इनके साथ चली आई। इसे कभी खुद पर कभी इन पर गुस्सा आने लगा, मगर 5 मिनट ही गलियों में गुजरे होंगे। इसके बाद खेतों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बागों का, हरियाली और ठंडक। इसका मूड खुद ब खुद बदलने लगा। वो दोनों बहन भाई इसे एक एक चीज़ के बारे में तफसील से बता रहे थे, जबकि नाहिद चुप थी और जब भी इसकी जानिब देखती बड़ी ही गहरी खोजती नज़र से देखती थी। और वो सफदर के दाएं जानिब इसके बराबर में चल रही थी, जबकि अनीला और नासरा इन दोनों से 2-3 कदम के फासले पर पीछे थीं। अचानक नाहिद ने चीख मारी और सफदर पर आ रही सफदर के बाजुओं में आकर भी वो बराबर चीख रही थी। वो दोनों परेशान होकर वजह पूछ रहे थे। हाय, शायद मौत आ गई है। ओह, मैं समझा मौत आ गई है। सफदर ने दांत पीस कर इसे नासरा की तरफ धकेला और खुद ज़रा हट कर खड़ा हो गया। इधर धूप है, उठकर कोशिश कर, मैं सहारा देती हूँ। इधर साए में दरख्त के नीचे बैठ जा, नासरा प्यार से इसके बाल संवारते हुए कह रही थी। नाहिद ने जो सफदर की बेकानगी और गुस्सा देखा था तो हाय वाय कम कर दी और कराहते हुए उठकर दरख्त के नीचे आ गई। अब ये तो चल नहीं सकती। नासरा, तुम भी इसे यूं तकलीफ में छोड़कर जाना पसंद नहीं करोगी। मैं और अनीला आगे तक हो आते हैं, और यूं भी आने का मकसद तो अनीला को अपना इलाका दिखाना ही था। नहीं, अब तकलीफ भी कम है, मैं थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं नाहिद, तू बैठी रह, मैं हूँ ना तेरे पास। अड़िए तकलीफ बढ़ गई तो मसला हो जाएगा। अभी घर वापस भी जाना है, आराम कर ले। नासरा ने इसे उठने नहीं दिया और अब वो इन दोनों को जाते हुए हसरत और कीना से देख रही थी। नहर पर इसने सफदर के साथ 1.5 घंटा गुजारा। ये पहली बार था कि वो दोनों तन्हा थे, और जहाँ तन्हा थे वो जगह भी बड़ी खूबसूरत और करीबी बागों से आती खुशबू से लदी बंधी थी।
सफदर तफसील से आसपास के बारे में बताते बताते कोई ऐसी बात भी कर जाता जो इसे हंसने पर मजबूर कर देती। वो बहुत जिंदा दिल और लफ्ज़ों का खिलाड़ी है, ये इसे आज अंदाज़ा हुआ। औरतें सर पर मैले कपड़ों के गट्ठर रखे नहर की जानिब धोने के लिए चली आ रही थी और हर कोई इसे सलाम करती। फिर हैरत और दिलचस्पी से इस लड़की को देखती जो इस गांव की तो हरगिज़ नहीं थी, मगर वो सफदर साईं से इसके बारे में कोई सवाल भला कैसे कर सकती थी। बागों की रखवाली करने वाले राखों को जब इनकी आमद की खबर मिली, वो शरबत बनाकर ले आए, साथ में तरबूज और खरबूजों के ढेर लगा दिए। इन्हें भी अंदाज़ा हो गया है कि तुम्हारी सेहत कमज़ोर है, चाहते हैं खूब खाओ पियो। आपको मोटी लड़कियां अच्छी लगती हैं, मोटी नहीं सेहतमंद। और तुम देख लेना, तुम्हें गांव में एक भी फरबा औरत दिखाई नहीं देगी। ये मेहनत करती हैं, अच्छा खाती हैं तो सेहत बनती है, जिस्म पर चर्बी की तय नहीं चढ़ती। वहाँ तुम सारे दिन में बस पढ़ लिया, कुछ देर चूल्हे के आगे खड़े होकर खाना बना लिया, हफ्ते में एक बार मशीन लगाकर कपड़े धो लिए, तो खुद ही सोचो फिर ज़्यादा खुराक क्या रंग ला सकती है। वापस चलें, काफ़ी देर हो गई है। वो खरबूजे की एक दो काशें खाने के बाद उठ खड़ी हुई। हाँ चलो, अब तक तो नाहिद की मोच भी ठीक हो चुकी होगी। बड़ी ड्रामे करती है ये लड़की। वो हंस पड़ा था, मगर अनीला इसके साथ हंस नहीं सकी। इसे नाहिद की हरकत सख्त बुरी लगी थी। वो निडर ही नहीं, हद से ज़्यादा बेबाक भी थी। जब वो वापसी के रास्ते पर हुए, दोनों दरख्त के बजाय चारपाई पर बैठी थीं और उनके पास भी शरबत का जग और मौसमी फल मौजूद थे, जिनसे खूब इंसाफ हो रहा था। देखा तुमने? सफदर ने नाहिद की जानिब इशारा किया, फिर ऊंची आवाज़ में इन दोनों को मुखातिब करते हुए बोला, अगर मोच ठीक नहीं हुई तो नाहिद तुम इधर राखों के झोंपड़े पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे घर पैगाम दे दूंगा, कोई ना कोई आकर ले जाएगा। चल वे चल, बड़ा आया हमदर्दी जताने वाला। जिदार औरत हूँ, ज़रा ज़रा सी चोट को लेकर बैठ नहीं जाती। अभी तुम लोगों के साथ चलूंगी। पहले वो नासरा का सहारा लेकर चली, फिर ये भी छोड़ दिया और आराम से चलने लगी। सफदर चलते चलते अनीला के करीब आ गया और सरगोशी में बोला, तुमने गौर किया? पहले इसने दाएं पाँव में मोच का बवेला डाला था, अब जब वापसी के लिए उठी थी तो बाएं पाँव से लंगड़ा रही थी, और अब अल्लाह के फजल से दोनों ठीक हैं। अच्छा सच, मैंने गौर ही नहीं किया। वो हैरान होकर नाहिद की पुश्त को देखने लगी, जो आगे आगे नासरा के साथ चली जा रही थी। सफदर पीछे अनीला के पास आया तो वो रुक गई और बोली, मर्द होकर सबसे पीछे हो, 4 दिन शहर क्या रह आए, अपने असूल ही भूल आए। इस पर नासरा ने टहोका दिया तो अकड़ कर बोली, कोई गलत थोड़ा ही कह रही हूँ, देख लो अपने चंद वीर को सबसे पीछे है। मैं तुम्हारी टोर पर गौर करने के लिए पीछे हुआ था। क्यों भाई, क्या हुआ है मेरी टोर को? इस वक्त रहने दो, फिर कभी बताऊंगा। और खिलाफ तवक्का वो भी मान गई। घर आई तो हांडी बन चुकी थी। इस वक्त सहन में बनाए चबूतरे पर धूप थी। चूल्हा बावर्ची खाने में रखा गया था और भाभी सूजी भूनने में मसरूफ़ थीं। करीबी चौकी पर छोटा बच्चा भी बैठा रखा था। मैं मदद कर दूं? इसे शर्मिंदगी हुई कि इतनी गर्मी में भाभी शहनाज इसकी खातर मदारत के लिए लगी हुई थी। नहीं, तुम ये सब कैसे करोगी? मुझे ये सब काम आते हैं। फिर भी शहर के गैस वाले चूल्हों और इन लकड़ियों में बड़ा फ़र्क है। वैसे कह रहे हैं 1 साल तक गैस आ जाएगी। अच्छा, फिर मैं काके को ले जाती हूँ, बेचारा गर्मी में बैठा है। मेरे तीनों बच्चे इसी तरह गर्मी में मेरे साथ ही सड़े हैं, साबिर हैं मेरी तरह। हालांकि मैं इन्हें साबिर नहीं बनाना चाहती। वो भाभी की मजीद कोई बात सुने बगैर बच्चे को गोद में उठाकर कमरे में आ गई कि किचन की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। शहनाज के दोनों बड़े लड़के भी स्कूल से आ चुके थे और अब इधर ही बड़े कमरे में दरी पर बस्ते खोले बैठे स्कूल का काम कर रहे थे। ओए इमरान, उठ, एक गिलास पानी का तोला, बड़ी प्यास लग रही है। चाचा, मैं पढ़ रहा हूँ, इसने इसी तरह कापी पर झुके हुए जवाब दिया। तेरी पढ़ाइयों की तो करवाता हूँ मैं छुट्टी, इतनी तमीज़ नहीं है, बड़ों को यूं जवाब नहीं देते। सफदर को गुस्सा आ गया। तब पुप्पी ने नासरा से पानी लाने को कहा और सफदर से बोली, इनका क्या कसूर? सारी बात तो माँ की तरबियत की होती है, वही सिखाएगी किसकी इज्जत करना है, किसके सामने अकड़ कर खड़े हो जाना है। ये सारी अकड़ मिनटों में निकाल दिया करता हूँ मैं। ऊंचा लंबा खूबरू सफदर इस वक्त गुस्से से सुर्ख हो रहा था। नासरा जल्द ही पानी ले आई। पानी पीकर इसका गुस्सा भी कुछ ठंडा हुआ और नासरा से बोला, ये छोटे को नहला ही दे, कितना गंदा हो रहा है। अनीला की ही हिम्मत है, फिर भी उठाए बैठी है। नासरा ने बच्चे को इसकी गोद से ले लिया। इसी वक्त इसका सेलफोन बजने लगा। वो उठकर दूसरे कमरे में आ गई। दूसरी तरफ शहला थी। अरे, अभी तो मुझे आए 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम उदास भी हो गई। इसकी आवाज़ सुनकर वो चहकने लगी। तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पता नहीं दिल भी लगा होगा कि नहीं। सिर्फ मैं ही नहीं, अम्मी भी तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सच कहती हूँ, तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। तुम होती फिर हम दोनों मिलकर इस नाहिद की बच्ची को देख लेते। कौन नाहिद? शैला ने पूछना ही था। है एक ड्रामा, आकर बताऊंगी। अच्छा सुनो, एक अच्छी खबर है।
भाई को एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल गई है। हम बहुत खुश हैं और तुम्हें इस खुशी में शरीक किए बगैर मैं रह नहीं सकी। वाकई बहुत अच्छी खबर है। वहाँ होती तो अरसलान भाई से ज़बरदस्त ट्रीट लेती और इनसे कहना ये मत समझें बचत हो गई, आते ही मुतालबा करूँगी। कब तक आ रही हो? सच कहती हूँ दिल नहीं लग रहा, बहुत फ़र्क है माहौल में, मगर कुछ दिन तो रुकूंगी कि पुप्पी इतनी मोहब्बत से लाई हैं और नासरा भी बहुत चाहत करती है। वो सफदर का नाम नहीं ले सकी और ये भी नहीं बता सकी आज जब इसके साथ नहर के किनारे गई थी तो कितने ही लोगों ने सफदर को झुककर सलाम किया था। खातिर मदारत में भिज भिज गए थे और इसे ये सब बहुत ही अच्छा लगा था। सफदर का कद और भी ऊंचा महसूस होने लगा था। दोपहर के खाने में पालक था। इसने तो हमेशा पालक चिकन या पनीर के साथ बनाई थी। आज ये सादा सी सब्जी हलक से उतारना मुश्किल हो रही थी। क्या है, अच्छा नहीं लग रहा? मैं देख रहा हूँ तुम खा नहीं रही। वो सब फर्शी दरी पर बैठे खाना खा रहे थे। वो अपने मुंह में निवाले कम अकबर भाई के मजले बेटे इरफान के मुंह में ज़्यादा डाल रही थी और इसके ऐन सामने दस्तरखान के दूसरी तरफ बैठे सफदर ने नोट कर लिया था। अच्छी नहीं लग रही, अंडा बना दूं? नासरा झट खड़ी हो गई। इसने भी इस बात में सर हिला दिया। नासरा झटपट प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया डालकर 2 अंडे बना लाई। मैं भी ले लूं? पालक तो मुझे भी पसंद नहीं। अंडे देखकर बड़ा इमरान चुपके से अपनी माँ से पूछ रहा था। खबरदार ओए, जो पक्का है वो खाओ, नखरे ना किया करो। सफदर ने सुनकर डांट दिया। अकबर चुपचाप खाना खाता रहा। अनीला ने मुस्कुराकर इमरान की जानिब देखा और इसको भी अपने पास बुला लिया। अब वो इरफान के साथ साथ इमरान के मुंह में भी निवाले डालने लगी। शाम को इधर गांव में मेहंदी है, तुम तैयार हो जाना, हम चलेंगे। नासरा ने बताकर पुरजोश कर दिया। शहर में तो इसे ऐसी तकरीबात में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, मगर यहाँ वो सब कुछ देखना चाहती थी और यूं भी घर बैठकर क्या करना था। फिर मैं कपड़े प्रेस कर लूँ? अभी तो बहुत वक्त है, शाम को कर लेना। हमारे घर से कौन कौन जाएगा? बस मैं और तुम, और भला किसने जाना है? भाभी शहनाज भी तो है, इसने याद दिलाया। वो कहाँ शामिल होती है? शाम को अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती है। 8 जमात पास है और अब अपना सारा इल्म बच्चों के दिमागों में उतार देना चाहती है। जलती भी है हमसे और रीस नकल भी हमारी करती है। भाई सफदर की तरह इन्हें भी पढ़ा लिखा बनाना चाहती है। पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है, हाँ, मगर जब ये काम शरीका खड़ा करने के लिए किया जाए फिर अच्छा नहीं है। अपने लड़कों को चाचा के मुकाबले पर खड़ा करेगी। अनीला चुप रही। हालांकि वो पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर शायद अभी मौका नहीं था। शाम को मेहंदी की तकरीब में जाने के लिए पूरी तरह तैयार नाहिद भी इधर आ गई थी। इसे देखकर अनीला को अपने फैसले पर अफसोस हुआ। मुझे नहीं जाना चाहिए था। जानती तो थी नासरा इसके बगैर नहीं जाएगी, मगर फिर भी हामी भर ली। तुम बहुत अच्छी लग रही हो अनीला, बल्कि सच तो ये कि हो भी बहुत प्यारी और फिर पढ़ी लिखी भी हो। तालीम भी चेहरे पर खूबसूरती का बहुत गहरा रंग भर देती है, शहनाज भाभी ने कहा। अगर इसे पता न चलता कि शहनाज भाभी पढ़ी लिखी है तो इस बात पर ज़रूर हैरान होती। मैं बहुत सा पढ़ना चाहती थी, मगर मेरे ये ससुराल वाले नहीं माने। आपका रिश्ता पहले से तय था तो और क्या। अभी मैं तीसरी क्लास में थी जब अकबर के लिए मांग ली गई थी। अकबर मेरे मामू का लड़का है ना? अच्छा, इसने इस बात में सर हिलाया, फिर बोली, आप भी चलती इधर मेहंदी पर? नहीं अनीला, अच्छा है इस वक्त नासरा नहीं होगी, नाहिद भी नहीं आएगी, तो मैं बच्चों को कुछ पढ़ा लूँगी। ये पढ़ लिख जाएं, बस यही मेरा ख्वाब है। और जब सफदर ने इसे नीले सिल्वर मुकेश वाले सूट में देखा तो देखता ही रह गया। बहुत खूबसूरत हो, बस एक ही खराबी है। वो मुस्कुराकर गहरी सांस खींचने के बाद बोला था। कौन सी खराबी? वो कुछ परेशान हुई कि जो आपको अच्छा लगे इसे आप में खराबी दिखाई दे रही हो। ये किसी झटके से काम थोड़ा ही होता है, पढ़ी लिखी बहुत हो। इसने कहा तो अब इसने गहरी सांस खींची और हल्की फुल्की होकर हंस पड़ी। तोबा डरा ही दिया, मैं समझी पता नहीं क्या कहने वाले हो। नासरा कह रही थी शादी वाले घर तक छोड़ाओ। मैंने इनकार कर दिया, मगर अब तो ज़रूर जाऊंगा। और नासरा क्या सोचेगी, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्या बातें हो रही हैं चुपके चुपके, हमें भी शरीक कर लो। नाहिद चली आई। वाह, तैयारी तो ऐसे कहते हैं। वह अनीला को इशारा करने के बाद नाहिद को बना रहा था। हाँ तो क्यों ना करूँ तैयारी? भाई हमारी सारी तैयारी हमारी तो अपनी मेहनत की वजह से होती है। ये सूट पर शीशे मैंने खुद लगाए हैं, फरांदा भी घर पर बनाया है, और ये मेरे गले में मोतियों का हार और कानों में बुंदे देख रहे हो, सब घर पर बनाए हैं। नासरा तुम भी तैयार हो जाओ। अनीला ने करीब से गुजरती नासरा को देखकर कहा। हो जाती हूँ, हमने कौन सी लंबी चौड़ी तैयारी करना होती है ना, शहर वालों की तरह 1000 तरह का मेकअप ना कुछ, और बस 5 मिनट लगेंगे। और वाकई नासरा की तैयारी देकर ही बता रही थी कि 5 मिनट ही लगे हैं। शौक लिपस्टिक जो होंठों से फैल रही थी, आंखों में ढेरों काजल, खुले छोड़े गए बाल और शौक रंग सितारों वाला सब सूट। अनीला को उलझन सी महसूस हुई, मगर फिर कुछ सोच कर चुप ही रही।
वो दोनों से बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। ये एहसास ऐसे खुद भी हो रहा था और मेहंदी की तकरीब में तो लगता था वो सब एक सी और ये किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। जितनी आवाज़ में वो बातें करती और हंसती थी, वो ऐसे नहीं बोल सकती थी। और जो गीत वो गा रही थी इससे नहीं आते थे, रस्में इसके लिए नहीं थी। और रस्म के बाद जो उबली हुई गंदम शक्कर में डालकर खाने के लिए दी गई, इसे खाना इसके बस में ना था। और वो सब इसे देखकर इशारों में बातें कर रही थी, हंस रही थी। ये चीज़ तो इसे सख्त उलझन में डाल रही थी। खाओ ना, मेज़बानों में से एक लड़की वही प्लेट फिर इसकी जानिब बढ़ा रही थी। नहीं बस शुक्रिया। वो ये प्लेट थाम नहीं सकी। शहरी है ना, नखरे करती है, हम तो कभी रिस्क को ना ठुकराएं। पता नहीं क्या समझती है खुद को। इसने अपने आस पास ऐसी बातें सुनी तो रोहानसी हो गई। वापसी पर फिर सफदर लेने आया हुआ था। घर पहुंचे तो यहाँ से वहाँ तक आंगन में बिस्तर लगे थे, पंखे चल रहे थे और सहन में किए पानी के छिड़काव की सूंधी खुशबू उठ रही थी। वो आए हुए हैं तेरी पुप्पी के लड़के। पुप्पी रहमत का अंदाज पुरसरार सा था, वो भी चौंक गई। अच्छा तो भाभी इसीलिए हमारे साथ मेहंदी पर नहीं गई? पता होगा ना मैके वालों ने आना है, मगर हमसे छुपाया और की होंगी खूब खातरें। नासरा ने झट से सारे अंदाजे लगा लिए थे। क्या करने आए हैं? सफदर ने माथे पर बल डालकर पूछा। पता नहीं, अकबर बैठा है इनके पास। तुम भी अम्मा भोली की भोली ही रहीं, खुद क्यों नहीं बैठती? पता नहीं किस लिए आए हैं और तुम जानती हो अकबर भाई इनके दबाव में आ जाते हैं। भाई सफदर ने ठीक कहा है अम्मा, तुम अंदर जाकर बैठो। नासरा ने भी सफदर की हाँ में हाँ मिलाई। पुप्पी मेहमान खाने में चली गई। दोनों बहन भाई दूसरे कमरे में चले गए और वो सहन में लगे बिस्तरों में से एक पर बैठकर कुछ सोचने लगी। सुबह भाभी शहनाज का चेहरा उतरा हुआ था, जबकि बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल थे। वो इसके करीब चारपाई के पास आ बैठी और इसके इनकार से पहले ही आटा लेकर पेड़े बनाने लगी। कल मैके वाले आए थे आपके, खैरियत तो थी? इसकी तबीयत में तजस्सुस था तो नहीं? मगर इस वक्त वो ये सब पूछने पर खुद को मजबूर पा रही थी। हाँ, मेरे 2 भाई आए थे। 3 भाई हैं मेरे, मगर बहनें 4 हैं। 3 भाइयों की शादियां तो हमने यूं की कि बदले में बहनें ब्याही, मगर मेरे लिए ऐसा मुमकिन नहीं था, वरना ये नासरा मेरे घर होती और फिर मैं देखती कौन मुझसे सर उठाकर बात कर सकता है। वो भी खाते पीते जमींदार हैं, कोई कमी नहीं है। मेरी अम्मा की तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसीलिए बुलवा भेजा था। अकबर तो राज़ी ही था, मगर इस घर में इसकी ज़्यादा चलती भी नहीं है। मगर खैर, किसी की चले न चले, मैं कल मान तो गई, मगर फ़ैसला कर लिया था, जाना ज़रूर है। भाई तो चले गए, आप किसके साथ जाओगी? मैंने इनसे कह दिया था आज दोपहर तक ड्राइवर आ जाएगा गाड़ी लेकर। मैंने रात को अकबर को भी राज़ी कर लिया है। अब ये बाकी के मुंह देखते रह जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सोचती हूँ क्या था जो ये लोग मान जाते। वो कोई गलत बात तो नहीं कर रहे थे। मेरा भी मान रह जाता, बच्चे भी अपनी नानी से मिल लेते। तो क्या अब बच्चों को लेकर नहीं जाएंगी? नहीं, फिर तो बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। बस मैं छोटे काके के साथ जाऊंगी, कल तक वापस आ जाऊंगी। अल्लाह आपकी वालदा को सेहत अता करे। इसने खलूसे दिल से दुआ दी। तुम बहुत अच्छी हो अनीला, अल्लाह तुम्हारी किस्मत भी अच्छी करे। जिस वक्त शहनाज के मैके से ड्राइवर आया, मर्द घर पर नहीं थे। मुलाजिम ने आकर इनकी आमद की इतला दी। पुप्पी, रहमत, नासरा और अनीला यहीं मौजूद थीं। वो दोनों चौंकी। पुप्पी ने कहा, जाओ इसे बैठक में बिठाओ। मैं पूछूं तो अभी कल तो गया है, आज क्यों आ गया है? कहीं इसकी माँ तो नहीं चल बसी? वो बैठक से वापस आई तो मुंह गुस्से से लाल सुर्ख था। देखा इस कमीनी बज़ात को, कल जाने की इजाज़त नहीं मिली, आज फिर ड्राइवर बुलवा भेजा है। इसे तो मैं भेजती हूँ अच्छी तरह इसके मैके। अब तो इसकी माँ मर भी जाए तब भी मैं इसे नहीं जाने दूंगी। जाएगी तो तलाक के कागज़ के साथ ही जाएगी। आज मैंने ड्राइवर को वापस भिजवा दिया है। फिर नासरा बातें करती रही, इसकी कमीज़ पर फूल काटती रही, मगर इसका ध्यान कहीं और ही रहा। जब मर्द घर आए सारी बात इनके सामने रखी गई। भाई ये तो हो नहीं सकता, वो तुम्हारी शय के बगैर इतना बड़ा कदम उठाए। सफदर गहरी नज़र से भाई को देख रहा था। हाँ, वो इसकी माँ बीमार है, अकबर ने धीरे से हकलाते हुए कहा। देखा अम्मा, सफदर ने फातिहाना अंदाज में माँ से कहा। इसे क्या कहें, अपना ही लड़का बुज़दिल है, बीवी से डरता है, इसीलिए तो वो मुंह को आती है। पर मैं कह देती हूँ, अगर इस तरह वो जाएगी तो तुझे इसे कागज़ देकर फारिग करना होगा। अम्मा, वो मेरे बच्चों की माँ है। अकबर को माँ की बात अच्छी नहीं लगी थी। बच्चे इधर ही रहेंगे और इनके लिए मैं अगले ही दिन नई माँ ले आऊँगी। तू एक बार नर तो बन। भाई अकबर, तू जानता है जिस मर्द का अपनी बीवी पर रोब नहीं, गांव वाले इसे कैसे कैसे नामों से पुकारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इज्जत नहीं करते। जानता हूँ, इसीलिए तो कल इसके भाइयों को खाली लौटा दिया। मगर इसकी अम्मा बीमार है, मिलना चाहती है इससे, राह देख रही है इसकी। चल वे पागल ना बन। इसकी माँ के हाथ तो ये बहाना आ गया है। हर दूसरे तीसरे महीने ये बीमार पड़कर पैगाम भेजने लगी है। पता है दामाद तो मुट्ठी में है, जोरू का गुलाम है, इनकार की इसे मजाल ही नहीं। अम्मा कैसी बातें कर रही हो?
ऐसा मैंने क्या कर दिया है? अकबर शायद अनीला की मौजूदगी की वजह से ऐसी बातों का बुरा मान रहा था। अच्छा वाह, अम्मा सुन रही हो? सफदर जतलाने वाले अंदाज में हंसा। चल दफ़ा करो, अब बहस से क्या फ़ायदा? ड्राइवर मैंने वापस भिजवा दिया, नहीं जाएगी अब वो। हम क्या किलकिल लेकर बैठ गए हैं? चल नी नासरा, और रोटी लाकर रख, मेरी धी रानी को भी भूख लग रही होगी। आज तो मैंने इससे पूछकर हांडी बनाई है इसकी पसंद से। अच्छा क्या बनाया है? सफदर पूछने लगा। मुर्गी ज़िबा करवाई है। हाँ, ये शहर वाले चिकन खाने के बड़े शौकीन होते हैं, वो भी आधी जिंदा आधी मुर्दा वाली मुर्गियों का, के वहाँ पर मिलती ही यही हैं। आज घर की देसी मुर्गी खाओगी तो जानोगी स्वाद क्या होता है। फिर जब इस पर नज़र पड़ी तो बोला, कहाँ गुम हो? लगता है यहाँ होते हुए भी यहाँ मौजूद नहीं हो। हाँ बस कुछ ऐसा ही है। क्या मतलब? मैं वाकई यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं थी। कहाँ थी? शैला के पास। वो इतना कहकर सेल पर इसका नंबर मिलाने लगी, फिर उठकर बाहर चली गई। वो ये सब देखकर कितनी डिप्रेस हुई थी। शैला से बात करने के बाद भी कमरे में बैठी रही। फिर इसे नींद आ गई और जब वो सोकर उठी तो हैरत की इंतहा पर थी। लगता ही नहीं था यहाँ कोई झगड़ा हुआ है। नासरा और पुफी चमकीले भड़कीले से कुछ जोड़े निकाले बैठी थीं और यहीं इनके करीब भाभी शहनाज एक दुपट्टे के किनारों पर गोटा टांक रही थीं। मर्द शायद घर में नहीं थे। आओ अनीला, देखो आज फिर हमने शादी वाले घर जाना है और दुल्हन को जोड़ा भी देना है। हम वही निकाले बैठे हैं, तो मशवरा दो कौन से वाला मुनासिब रहेगा। और ये देखो अनीला, आज मैं भी शादी में जाऊंगी और ये गुलाबी दुपट्टा इसीलिए तैयार कर रही हूँ। ये भाभी शहनाज की आवाज़ थी। या अल्लाह, ये कोई ख्वाब है या वो पहले वाला ख्वाब था? वो इसी तरह दहलीज पर गुमसुम सी खड़ी इनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। आओ ना, बताओ, कुछ मशवरा दो। नासरा इसकी सोच पढ़ नहीं सकी थी। हंसते हुए कह रही थी, यूं बेवक्त क्यों सो गई? धीरानी तबीयत तो ठीक है ना? पुफी रहमत इसके लिए फिक्रमंद थीं। वो संभली और ज़रा सा मुस्कुराकर कमरे में आ गई। मेरी तबीयत ठीक है, बस ऐसे ही ज़रा आंख लग गई थी। मेरा दुपट्टा अच्छा है ना? शहनाज ने दुपट्टा फैलाया। बहुत अच्छा है। काका किधर है? सो गया है क्या? नहीं, वो सामने वाले घर से भाभी पीनो आई थी, वहीं ले गई है। बड़ा प्यार करती है काके से। देखना, नहला धुलाकर वापस लाएगी। उठ नासरा, अनीला को नींबू डालकर पानी दे और सोन, चीनी ढेर ना डाल देना, हर कोई तेरी तरह शीरा पीना पसंद नहीं करता। नासरा उठी। पुप्पी रहमत भी एक जोड़ा सेलेक्ट करके अलग रखने के बाद बाकी संभालने के लिए उठ गई। यह अचानक काया कैसे पलट गई? इसने शहनाज से सरगोशी की। कौन सी काया? मेरा मतलब है घर का माहौल बदला हुआ है। अरे लो, इसकी बात करती हो? ये सब तो चलता ही रहता है। अब हम दिल पर लेकर बैठ जाएं तो गुजर जाएगी जिंदगी। यहाँ यही सब होता है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? जब नासरा ब्याह कर अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ से रोज भागी भागी इधर आएगी? ना, कभी नहीं। सफदर लाख अथरा मुंह जोर जवान सही, मगर बहन की ससुराल के सामने इतना ही बेबस होगा जितना मेरे भाई हैं। जैसे मैं मौका निकाल कर मैके पहुँच ही जाती हूँ, ऐसे ही ये भी मौके की तलाश में रहा करेगी। इसने जैसे सारी बात समझकर इस बात में सर हिला दिया। शहनाज भाभी अपना काम ख़त्म कर चुकी थीं। चीज़ें समेट कर उठ खड़ी हुईं। नासरा जग में शिकंजीवीन बनाकर ले आई और बोली, भाई हम तो सादा से लोग हैं, बोतलों में बंद शरबत पसंद नहीं करते, यही पीते हैं। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगी या नहीं। वैसे भाई सफदर बहुत शौक से पीता है। सफदर का नाम लेते हुए इसका अंदाज मायनी खेज और शौक था। अनीला ने इसकी जानिब देखा नहीं। सर झुकाए बिस्तर की चादर के डिज़ाइन पर उंगलियां फेरते हुए बोली, मैं कोई अमेरिका से नहीं आई, इसी पाकिस्तान में रहती हूँ और मैं भी यही कुछ खाती पीती हूँ। बस बनाने के तरीके ज़रा मुख्तलिफ ज़रूर हैं। नहीं, शहर के लोग गांव के लोगों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अब यही देख लो, कल मेहंदी पर हर किसी ने पहचान लिया कि तुम शहर से आई हो। मैं वहाँ सबसे सादा जो थी, इसलिए मुख्तलिफ तो लगना ही था। अब कि वो मुस्कुरा कर बोली, इसे लड़कियों की तैयारी याद आ गई थी। सादा नहीं थी, तुम लोगों के अंदाज ही और हैं। हमने तो जो किया वो नज़र आ रहा था। कपड़ों पर सितारे थे जो नुमायाँ और चमक रहे थे। चेहरे पर जो मेकअप था वो भी नज़र आ रहा था। हार बूंदे सब बड़े बड़े। तुमने सूट पहना इतनी नन्ही मुन्नी चमक वाला, मेकअप किया तो ऐसा कि लगता था कुछ किया ही नहीं हो। ज्वेलरी भी हमारे से कहीं ज़्यादा कीमती और ख़ूबसूरत, मगर छोटी छोटी। तो बस वही बात है कि हम तो जो होते हैं सबको नज़र आ जाते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसने आखिर गहरी सांस खींचकर इत्तेफाक कर लिया कि बहस से फ़ायदा भी क्या था। इसकी फरमाइश पर बना तो चिकन था, मगर बहुत तेज़ मिर्च मसाले थे। इसने थोड़ा सा लगाकर रोटी खानी शुरू की। क्या हुआ, फिर कोई कमी रह गई है? सफदर की नज़र इसी पर रहा करती थी और वह मजाक के रंग में पूछ रहा था। इसका मूड अच्छा नहीं था, बस संजीदगी के साथ नफ़ी में सर हिला दिया। भाई फिर दाद दो हमारी हिम्मत को। हम भी तो शहर जाकर जो तुम आगे रखती हो ना सिर्फ खा लेते हैं, बल्कि तारीफ़ भी बहुत करते हैं। ये दिल तोड़ना हमें नहीं आता। अब हम भला किस तरह आप जैसे हो सकते हैं? इसने जो बात मजाक में कही थी,
इसका जवाब एक बार फिर बड़ी संजीदगी से मिला था। क्या बात है अम्मा, इसे क्या हुआ है? वो हैरान था। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। तुम छोटी छोटी बात पकड़ोगे, तंग करोगे तो फिर वो इसी तरह से जवाब देगी। अच्छा, मुझसे गुस्ताखी हुई है, माफ़ी चाहता हूँ भई। वो शरारत भरे अंदाज में इसे देख रहा था। अनिला सर झुकाए खाना खाती रही। शादी में वक्त पर पहुंच जाना, तुम लोगों की तैयारी बड़ी लंबी हो जाती है। अब वो घर की औरतों से मुखातिब था। मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं भाई, आज तो हम सभी की दावत है। वो तो होना ही थी, आखिर हमने भी तो भिरा अकबर की शादी पर इनके सारे टब्बर को बुलाया था। वैसे मुझे तो नहीं लगता ये ब्याह तोड़ चढ़ेगा। पुफी ने कयास आराई पूरे यकीन के साथ की थी। तो और क्या, कोसर जुबान की बड़ी तेज़ है और ब्याह कर जिस चाचे के घर जा रही है वो चाची और इसकी बेटियां भी कुछ कम नहीं हैं। मुकाबला तो ज़रूर होगा। ब्याह के बाद यही कुछ तो होता है। यहाँ हो गया तो कौन सी नई बात है। सफदर ने इस मौजू में दिलचस्पी नहीं ली, जबकि औरतें ज़ोरों शोर से कोसर के नए पुराने झगड़े दोहराती रहीं और इसकी ज़ुबानदानी पर हंसती रहीं। इसकी चाची जो पहले दिन से इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थी, मगर बिरादरी के सामने मजबूर हो गई, मानते ही बनी। वैसे एक बात है कोसर, सोनी ऊंची लंबी खड़े नाक नक्शे वाली पंजाब की असली मुटियार लगती है। कैसी लगी हमारी देहात की शादी भई? हमारे यहाँ तो यूं ही सादगी से शादी ब्याह की तकरीब हो सकती है। ना होटल बुक होते हैं, ना मैरिज हॉल के लिए भाग दौड़ होती है। खानों में वैरायटी के नाम पर रुपया पानी की तरह नहीं बहाया जाता, और ना ही दिखावे के लिए हज़ारों रुपए दुल्हन के जोड़े पर बर्बाद किए जाते हैं। तुम गौर करोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा यहाँ की ज़िंदगी कितनी सादा और आसान है। कोसर की छोटी नन को देखा था, जर्दे की ये बड़ी प्लेट भरी हुई थी, इसने भूखी न दीदी। हालांकि खाने की दो दो देगें साथ गई हैं बारात बारात के, और फिर कल इधर वलीमा भी तो है, मगर फिर भी ये हाल था लालच का। आहो, अच्छे भले जिम्मेदार हैं, मगर लालच और कमीनापन ख़त्म है इन पर। औरतें बातें करती करीब आ गई थी। सफदर इससे अलग होकर अकबर के बराबर में चलने लगा। ऊंचे नीचे रास्ते और इसकी नाजुक हील की जूती, चलने में शदीद दुश्वारी का सामना था, मगर किसी से भी कुछ कहे बिना वो खामोशी से चली जा रही थी। मेरी अनीला के बारे में तो हर कोई पूछ रहा था, कौन है, कहाँ से आई है। पुफी ने बड़े जोशो खरोश से बताया था। हाँ, इतना सड़ा हुआ मुंह बनाकर कोई और तो शादी वाले घर में नहीं बैठा होगा। सफदर की बात पर नाहिद ने बेख्तियार ताली बजाई और हंसती चली गई। कल शाम तक मेरे खालाजाद शहला और अरसलान आएंगे। घर आकर जब सब सहन में लगे बिस्तरों पर बैठे तो इसने बताया, जम जमाएंगे, इनका भी अपना घर है। मगर खैर तो है ना? पहले तो तुमने इनकी आमद का कोई जिक्र नहीं किया था। जी पुप्पी, बिल्कुल खैरियत है। इसने जवाब में इतना ही कहा और अंदर कपड़े चेंज करने चली गई। वापस आई तो वो सब अभी तक इन्हीं कपड़ों में यहीं बैठे थे, और शायद इसके पीछे मौजूद गुफ्तगू वही रहा था जो वो दे गई थी। पुप्पी पूछने लगी, कल तुम्हारे मेहमानों के लिए क्या पकाएं? तुम ही कोई सलाह दो, कुछ भी बना लें। इस सिलसिले में ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं, और जो बाद में शिकायत करो कि मेरे मेहमानों को पूछा तक नहीं। सफदर ने छेड़ा, बात की बाद में देखी जाएगी। पता नहीं कब हमारी मुलाकात होगी, तब ये बात भी होगी या नहीं। क्या मतलब? नासरा पूछने लगी। मैं भी इनके साथ ही बस एक दो रोज़ तक वापस चली जाऊं? क्यों पुत्र, हम सादा से लोग हैं, दिल नहीं लगा? पुप्पी के लहजे में दुख सा घुल गया था। असल में पुप्पी जान, दूसरे माहौल में दिल लगाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आप और सफदर शहर आते हैं तो आपका जी नहीं लगता, हर चीज़ पराई लगती है। बस यही कैफियत मेरी है। इसकी बात पर सफदर बिल्कुल खामोश हो गया, और जब वो पानी पीने के लिए किचन में आई तो इसके पीछे चला आया। ये तुम क्या कह रही हो अनीला? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। इसके अंदाज में कुछ गुस्सा और नरूठापन भी था। मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं की। आज वो बड़े एतमाद से बोली थी। इसके लंबे चौड़े खूबरूब सरापे से मुतासिर होकर अल्फाज नहीं खोने लगी थी। वो कुछ और भी कहना चाहता था, मगर शहनाज काके के लिए दूध लेने चली आई और अनिला वापस आंगन में आ गई। सफदर अब्बास, ये नहीं कि मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं था। मेरे पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। पहले तो मैं शहनाज भाभी के साथ होने वाले सलूक पर ठिठकी थी कि वो भी तो बहू है और 3 भाइयों की बहन है। मेरे पीछे तो एक बूढ़ा कमज़ोर बाप है। और फिर जूं जूं मैं सोचती गई, मुझे अंदाज़ा हुआ तुम्हारी पसंदीदगी सिर्फ मेरे लिए है। शहर वालों को तुम झूठा मकरो फरेब देने वाले और दोगले समझते हो। तुम्हारी नज़र में हम चालाक हैं, सच्चाई से कोसों दूर हैं। तो सफदर अब्बास, मैंने सोचा कल जब मैं तुम्हारे नाम हो जाऊंगी तो फिर मेरी हैसियत क्या होगी, वो ज़िंदगी कैसी होगी जो मुझे गुजारना होगी। मेरे पास तो दो रास्ते हैं। अरसलान पढ़ा लिखा ही नहीं है, इस माहौल का परवरदा भी है जिसकी मैं हूँ, और सबसे बढ़कर वो बाशऊर है। हाँ, वो तुम्हारी तरह मर्दाना हुस्न का शाकार नहीं कहला सकता, और वो इतने पैसे वाला नहीं है। मगर सफदर अब्बास, तुम्हारे इस पैसे का मुझे नहीं लगता कि कभी तुम्हारी घर वाली फ़ायदा उठा सकेगी। तो इस खूबी को तो रहने ही दो,
और जहाँ तक तुम्हारी खूबरोई का ताल्लुक है, अरसलान के चेहरे पर जहानत की रोशनी है। तुम्हारे लिए नाहिद ही ठीक है, वो इस माहौल की परवरदा है, इन सब बातों की आदी है। तुम में, तुम्हारे माहौल में अगर कुछ खराबियां हैं तो खूबियां भी ज़रूर होंगी, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि मैं इस सब की आदी नहीं हूँ। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। कितना अच्छा हुआ कि पसंदीदगी चाहत में ढलने से पहले मैंने ये सब देख और परख लिया। मोहब्बत हो जाए तो फिर आग लेने पर भी राज़ी हो जाया करती है, मगर मैं अभी इस मंजिल पर नहीं पहुंची थी, इसलिए फ़ैसला मेरे लिए आसान रहा। इतने दिन कशमकश के बाद वो आज पुरसुकून थी और इसे कल शाम का इंतज़ार था, जब शहला और अरसलान को आना था और इसे सफ़र करना था। वापसी का सफ़र, अपनों में फिर से जाने का सफ़र। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।